आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। जैसे मैं पहले भी वीडियोस बनाता रहता हूँ कि जिसमें मैं अलग अलग क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। जो मेरे से एप्लीकेंट या जो व्यूअर्स है, जो मेरे को लोग फ़ोन करके पूछते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उनके आंसर्स मैं आपको देता हूँ। तो आज भी मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा इस वीडियो में। तो ये जो क्वेश्चन है ये कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में है, उसके ऊपर मैं ये 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उनका आपको आंसर दूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि सबसे अच्छा टाइम क्या है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइम चल रहा है, अब जो टाइम है ये सबसे अच्छा टाइम है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जो ये टाइम है ये समर का चल रहा है। इसमें क्या है कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा लोग कनाडा विजिट करते हैं और वहाँ पे लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे मौसम भी अच्छा होता है, बर्फ़ नहीं होती। जैसे आप सर्दियों में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी होती है, तो वहाँ पे आप घूम नहीं सकते। तो इस वक्त जो टाइम है ये सबसे अच्छा टाइम है, मौसम बहुत अच्छा है। और जब आप इस वक्त अपनी फ़ाइल अप्लाई करते हैं तो जो वीज़ा ऑफिसर है आपको एक जेन्युइन टूरिस्ट की तरह देखता है, तो वो आपको इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा ग्रांट किए जाते हैं लोगों को। तो इसलिए यही सबसे अच्छा टाइम है आज, जो इन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक जो ये टाइम है ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें अपनी फ़ाइल लगाएंगे तो आपका वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब क्या होता है कि लोग मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सर मैंने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है, तो क्या मैं कुछ भी नहीं करता, मतलब मैं फ्री हूँ, ना मैं कोई काम करता हूँ, ना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ना मैं जॉब कर रहा हूँ, ना बिजनेस कर रहा हूँ, ना एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो क्या मेरा टूरिस्ट वीज़ा लग जाएगा? देखिए, जो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई प्रोफाइल नहीं है, इसको जो ऐसे लोग होते हैं इनको हम कहते हैं जो कैंडिडेट विद नील प्रोफाइल। नील प्रोफाइल में इनका कोई भी प्रोफाइल नहीं है, ना इनका स्टूडेंट का प्रोफाइल है, ना इनका जॉब का है, और ना ही कोई बिजनेस का प्रोफाइल है, और ना ही एग्रीकल्चर का भी कोई प्रोफाइल नहीं है। मतलब ये बिल्कुल काम नहीं करते। तो देखिए, जो टूरिस्ट वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है कनाडा का, तो उसमें वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले यही देखता है कि आप क्या काम करते हो। मतलब ये नहीं देखते कि क्या काम करते हो, मतलब कि आप, टूरिस्ट वीज़ा ये देखता है कि आप कुछ काम करते हो या नहीं करते। और वो ये भी इस चीज़ में जज करते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप वेल सेटल्ड है या नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल लगाइए तो उसमें ये दिखाइए कि आप कुछ काम करते हो इंडिया में। चाहे आप पढ़ रहे हैं तो आप दिखाइए कि मैं स्टूडेंट हूँ, या आप जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या आपका कोई कोई भी काम होना चाहिए, आपका कुछ ना कुछ काम होना चाहिए जिसमें आप बिजी हो, जिसमें आप कुछ कमाई करते हो। अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होंगे, तब भी आपको वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि आप शो करेंगे कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ तो मैं वापस आऊँगा इस अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। तो उसमें आप ये शो करेंगे कि मैं फ़लाने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मेरा ये कोर्स इतनी देर तक चल रहा है, तो उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करने आऊँगा। इसी तरह बिजनेस और जॉब में भी आप शो करेंगे कि मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ। एग्रीकल्चर में भी यही आप शो करेंगे कि मैं यही यहाँ पे ये काम करता हूँ और मैं वेल सेटल्ड हूँ और मैं वहाँ पे घूम के कनाडा में वापस अपने देश आऊँगा। तो कोई ना कोई काम ज़रूरी है, आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है कि हमारी जो प्रोफाइल है, अगर अम, हमारी बैंक स्टेटमेंट है जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स पूछते हैं। देखिए, ये कैंडिडेट्स ये वाला सवाल बहुत कम पूछते हैं, पर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब जो करते हैं लोग वैसी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए, हर महीने की एक फिक्स्ड तारीख को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, और उसमें उस सैलरी में से आप अपने जो खर्चे करेंगे, अपना जो भी अपना का अपना मतलब खर्चा है महीने का, वो महीने के महीने आप उस सैलरी में से करेंगे। तो आपको इस तरह की अपनी प्रोफाइल दिखानी पड़ेगी, अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको उस हिसाब से अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, जैसे बिजनेसमैन की एक बैंक स्टेटमेंट होती है।
बिजनेस मैन होते हैं जो उनके पास ज़्यादातर दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है और एक सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में वो अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन करते हैं और सेविंग अकाउंट में जो उनको प्रॉफिट होता है, जो उनकी इनकम होती है, उसको वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको इस तरह की बैंक स्टेटमेंट बनानी है अगर आप एक बिजनेसमैन हैं। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो एग्रीकल्चर में क्या है कि आपके जे फॉर्म्स की पेमेंट आनी चाहिए। उसमें कुछ आपने बीज खरीदे हैं या खाद खरीदी है, जो जहाँ कोई आपने इक्विपमेंट खरीदा, कुछ आपने मशीन खरीदी है, तो उस तरह की पेमेंट्स आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तभी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है या प्रोफाइल है वो एग्रीकल्चरिस्ट की तरह या फार्मर की तरह मानी जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं, अगर आप डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं तो उस तरह की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करती होनी चाहिए। उससे आपकी प्रोफाइल के बारे में पता लगना चाहिए वीज़ा ऑफिसर को। तो उसके बाद क्या है कि हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग ये मुझसे पूछते हैं कि हमें, अब मैं जो कहता हूँ वीडियो में कि जब भी आपने अपनी कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा जब भी आपने अपनी कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल लगानी है तो कम से कम आप अपनी प्रोफाइल बनानी जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। तो लोग पूछते हैं कि मुझे कितनी देर पहले अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, ऐसे है कि जब भी आपने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो कम से कम 1 साल पहले अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अपनी प्रोफाइल बिल्ड कीजिए, अपनी आईटीआर सबमिट कीजिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाइए, क्योंकि 1 साल में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं, आप रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल है तो आप अपनी पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में लेना शुरू कर सकते हैं, उससे आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। तो आपको जो वीज़ा लगने के चांसेस 100% तक बढ़ जाएंगे। तो आप कम से कम अपनी प्रोफाइल एक साल पहले बिल्ड करनी शुरू कीजिए। तो अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अब ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि कितने साल की आईटीआर हमें चाहिए कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। देखिए, जो एम्बेसी की वेबसाइट है और उनकी जो डायरेक्शंस है उनके हिसाब से आपको कम से कम 2 साल की आईटीआर चाहिए। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। तो आप कम से कम 2 साल की आईटीआर भरिए और उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई करिए। तो इसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर। और इसमें यह है कि लोग पूछते हैं कि जो आईटीआर है वो मतलब कितने की होनी चाहिए। देखिए, आईटीआर आपके अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली होगी। आपको कितनी इनकम हो रही है उसके हिसाब से आपने अपनी आईटीआर फाइल करनी है। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी आईटीआर बना सकते हैं उसको बनाइए। ये मत करिए कि आप अगर आप अपने बिजनेस या अपने जॉब से 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आप अपनी आईटीआर कम भरें। क्योंकि कई बार ये होता है कि सीए के पास आप जाते हैं, वो कहते हैं कि हम कम भर देते हैं आईटीआर, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, अगर थोड़ा सा टैक्स दे के आपकी आईटीआर ज़्यादा अमाउंट की बन सकती है तो वो बहुत अच्छी है। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इनकम दिखाएंगे, अपनी ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट दिखाएंगे अपने कंट्री में कि मैं यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ, तो तभी आपको जो वीज़ा ऑफिसर है वीज़ा देने में हिचकिचाएगा नहीं। वो आपको 100% वीज़ा देगा। क्योंकि जब वो देखेगा कि आप यहाँ पे बहुत अच्छी आईटीआर सबमिट कर रहे हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आप इवन टैक्स भी दे रहे हैं, तो आपके जो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उससे। तो आप जितनी आपकी इनकम है उसी हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कोई आपको कह रहा है कि कम कर दीजिए या ज़्यादा कर दीजिए। जो आपकी आईटीआर बनती है उसी को आप सबमिट कीजिए। और ये भी बात नहीं है कि अगर आप टैक्स नहीं देते तो वो आईटीआर नहीं मानी जाएगी। अगर आप टैक्स नहीं भी देते तब भी वो आपकी आईटीआर की उतनी ही वैल्यू है। बस ये है कि वो आपके इनकम के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप टैक्स देते हैं तब भी आईटीआर की उतनी वैल्यू, अगर टैक्स नहीं देते तब भी उसकी वैल्यू है। आपको रेगुलरली आईटीआर फाइल करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने आज वीज़ा अप्लाई करना है तो एक दिन पहले आपने आईटीआर फाइल कर दी और वो लगा दी। तो इससे क्या कि वीज़ा ऑफिसर को शक हो जाएगा कि आपने आईटीआर सिर्फ वीज़ा फाइल लगाने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं शो होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आप एक काम कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। अब हम चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो सेवन्थ क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि कनाडा वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं, कनाडा का वीज़ा लगवाने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगवाने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो जब आपका कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद यूएसए का वीज़ा मिलने में भी आपको आसानी होगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन इवन यूके का और शेंजन वीज़ा मिलने में भी आपको बहुत आसानी होगी। और क्योंकि कनाडा एक बहुत ही
बढ़िया देश है और ये एक नंबर वन कंट्री कह सकते हैं आप। नंबर वन क्या मतलब, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसकी बहुत वैल्यू है, उसके वीज़ा की बहुत वैल्यू है। अगर आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाता है तो आपको काफ़ी देशों का वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाएगा और कई देशों में आप वीज़ा फ्री भी ट्रैवल कर पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। और इसमें ये ज़्यादातर पूछते हैं कि अगर हमने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो कौन कौन से कंट्री में विज़िट करें, और क्या मतलब कोई ख़ास कंट्री था वही विज़िट करेंगे तभी उसकी ट्रैवल हिस्ट्री मानी जाएगी। देखिए, इस चीज़ में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक कंट्री में जाएंगे तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री मानी जाएगी, दूसरे में जाएंगे नहीं मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, जो भी कंट्री आपको अच्छे लगते हैं उसके ऊपर वहाँ पे ट्रैवल कीजिए और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। आपको हमेशा आप किसी भी कंट्रीज में जाएंगे और अगर आपने वहाँ पे जब एंट्री किया और जब आपने वहाँ से एग्जिट किया, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल हो गया, अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मानी जाएगी। कई लोग कहते हैं कि आप वीज़ा ऑन अराइवल जो कंट्रीज है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मानी जाती। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, आप अकॉर्डिंगली उनके कानून के हिसाब से उनके कानून का पालन करते हुए बिल्कुल प्रॉपरली वहाँ पे घूम फिर के बिल्कुल टाइम पे अगर आप वापस आते हैं, वहाँ पे किसी भी कंट्री में डिपोर्ट नहीं होना, किसी भी कंट्री में ओवरस्टे नहीं करना, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हमेशा मानी जाएगी। कोई कंट्री कम नहीं है, कोई कंट्री ज़्यादा नहीं है, सबको इक्वल वैल्यू है। तो अब 9वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसके बाद 9th क्वेश्चन पे, तो इसमें जो मेन एक और चीज़ पूछते हैं जो व्यूअर्स हैं या जो एप्लीकेंट्स हैं, कि हम कौन से ऐसे कंट्री में जाएं कि वहाँ से ट्रैवल हिस्ट्री करके आए, वहाँ से हम ट्रैवल हिस्ट्री बना के आएँ और वहाँ पे जैसे ही हम वापस आएँ उसके बाद हम वीज़ा लगाएं और कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए। देखिए, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसमें आप ट्रैवल करके आएंगे तो भी पक्का ही है कि उसके बाद आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई वो नहीं है कि आप 8वीं क्लास करेंगे तो 9वीं क्लास में चले जाएंगे, 9वीं क्लास कर लेंगे तो 10वीं क्लास में चले जाएंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपकी बस ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, उसके बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर वो फलाने कंट्री में जाएंगे उसके बाद अगर आप वो ट्रैवल हिस्ट्री बना के उसके बाद अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगाएंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इस बातों में मत आइए। कई एजेंट कहते हैं कि आप इस कंट्री में जाएंगे, अब मेरे थ्रू वहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री करके आइए पूरी, और मेरे से आप वीज़ा ले लीजिए और इस कंट्री में जाएंगे उसके बाद आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आप Canada.ca की पूरी वेबसाइट पढ़ सकते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ सकते हैं, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ और ऐसा होता भी नहीं है। वो सिर्फ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अपनी ट्रैवल हिस्ट्री देख के आपको वीज़ा देते हैं। ये नहीं देखते कि वो किस कंट्री में गए हो, आप किस कंट्री में नहीं गए। और इसके बाद हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चन पे, जो ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट काफ़ी बारी रिपीट कर चुका हूँ कि लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब वेट करते करते अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो क्या मैं अपनी फ़ाइल विड्रॉ करके दोबारा लगा दूँ। देखिए, मैं इसमें भी आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी फ़ाइल को जितना मर्जी टाइम हो गया, आप थोड़ा और वेट कीजिए, क्योंकि कनाडा की जो गवर्नमेंट है हर एक फ़ाइल का रिप्लाई आपको देंगे, ये पक्का है। ये कोई टाइम पक्का नहीं है, पर ये बात पक्की है कि वो आपको आपकी फ़ाइल का रिप्लाई ज़रूर देंगे, येस या नो में ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो इसलिए आप वेट कीजिए, थोड़ा हिम्मत रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने रिप्लाई का वेट कीजिए। आप सबका रिप्लाई ज़रूर आएगा, उसको विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, उसी पे आप वेट कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने दिया है जो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने क्वेश्चंस का भी आंसर मिला होगा, इसमें कुछ नई बातों का पता लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो में आज पहली बार ही आए हैं और मेरे वीडियो को आज पहली बार ही देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
इसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले मिल सके। इसके इसके बाद जो अगर आपको मन में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप जो इस वीडियो के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर आप फ़ोन करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपका मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे को ऑफिस में आके मिलना चाहते हैं, तो आप फ्राइडे की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। मैं फ्राइडे में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलूँगा, आपकी अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर इसके अलावा और किसी दिन आप मुझे मिलना चाहते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट के को तो आपको मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और उसकी कुछ पेमेंट चार्ज होगी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूँगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए, पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।